हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप बारीक से समझेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है ताकि एक भी टॉपिक हमसे छूट न पाए। इसलिए बेहतर समझने के लिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 8th क्लास साइंस के चैप्टर 2 में हमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु है या मित्र है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, सांप, आम की पेड़, घास इत्यादि। अगर हम अपने चारों ओर के पर्यावरण में नजर डालेंगे तो हमें अनेक तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंग दिखाई देगी, जैसे गाय, सांप, मेढक, आम की पेड़ इत्यादि। इस प्रकार हम अपने चारों ओर जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। इस तरह के जीवों को हम आसानी से देख पाते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। तो इतने सारे जीव जंतु को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये सभी जीव जंतु की जो आकार है, जो साइज है, वह बड़ी होती है। परंतु हमारे चारों ओर के पर्यावरण में अनेक ऐसे जीव भी होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं। तो देखिए, हम अपने चारों ओर जितने भी जीव जंतु देखते हैं, सिर्फ यही सभी जीव जंतु नहीं बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख भी नहीं पाते, क्योंकि ये सभी जीव जो हैं इसकी आकार इतनी छोटी होती है कि इससे हम खाली आंख से देख भी नहीं पाते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये सभी जीव जिसको हम खाली आंखों से, नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो चूंकि सूक्ष्मजीव को हम खाली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, जिससे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सूक्ष्मजीव रहते कहां हैं। सूक्ष्मजीव हर प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं, जैसे मिट्टी में, जल में और वायु में। हर तरह के आवास में सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में भी रह सकते हैं, जल में रह सकते हैं और वायु में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव मरुस्थल में, दलदल में, बर्फीली जगहों में और गर्म स्रोतों में भी पाए जा सकते हैं। वैसे स्थान जहां का टेम्परेचर बहुत अधिक हो, जैसे मरुस्थल, तो मरुस्थल में भी सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। दलदली भूमि पर भी सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। यहां तक कि बर्फीली चट्टानों से घिरे हुए जगह पर भी सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। यानी हर तरह के स्थिति में, चाहे वहां का टेम्परेचर बहुत अधिक हो या फिर बहुत कम हो, हर जगह में सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। यहां तक कि सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सूक्ष्मजीव जो हैं हर जगह पाए जा सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहां सूक्ष्मजीव नहीं पाए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा है कवक यानी फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ अलगी। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, इसीलिए कुछ शैवाल जो हैं वो सूक्ष्मजीव भी होते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्मजीवों को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। सूक्ष्मजीव और हम
देखिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सूक्ष्म जीव और हम। चूंकि इस दुनिया में हम भी रहते हैं और सूक्ष्म जीव भी रहता है, तो निश्चित रूप से हमारे और सूक्ष्म जीव के बीच कुछ संबंध जरूर है। तब आइए देखते हैं कि हमारे और सूक्ष्म जीव के बीच क्या संबंध है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए हमारे हर एक्टिविटी में सूक्ष्म जीव का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। अब ये सूक्ष्म जीव जो है वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं। देखिए दुनिया में बहुत तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उसमें से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक हैं और हमें क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव इस दुनिया में हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव भी हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीव भी है। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है। सबसे पहले हम देखेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी लाभदायक सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र हैं, हमें लाभ पहुंचाते हैं। अब आइए देखते हैं कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे मित्र हैं और कैसे हमें लाभ पहुंचाते हैं। पहला उदाहरण है दही एवं ब्रेड का बनना। देखिए हमें जो दही मिलती है, दूध से जो दही बनता है या फिर जो हम ब्रेड बनाते हैं, ये इसीलिए संपन्न हो पाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव का योगदान रहता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होता तो हमें दूध से दही नहीं मिलती, साथ ही साथ हम ब्रेड भी नहीं बना पाते। इसीलिए दूध एवं ब्रेड का बनना यह सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। इसके अलावा है वाणिज्यिक उपयोग। कुछ हमारा ऐसा बिजनेस है, कुछ ऐसा कारोबार है जो सूक्ष्मजीव के कारण ही चलता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होता तो हमारा वह कारोबार, हमारा वह बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता या फिर वह काम हम कर ही नहीं पाते। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरह के बिजनेस हम सूक्ष्मजीवों के बगैर नहीं कर सकते हैं। अगला है औषधीय उपयोग। कुछ ऐसे दवा हैं जिसका निर्माण सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होते तो वैसे दवा हम नहीं बना पाते और वैसे दवा हमको नहीं मिलता। इसीलिए औषधीय उपयोग में भी सूक्ष्मजीव का हाथ होता है। आपने वैक्सीन या टीका का नाम सुना है, तो वैक्सीन या टीका जो है ये सूक्ष्मजीव के कारण ही बनता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होता तो वैक्सीन बनाना संभव नहीं था, टीका बनाना संभव नहीं था। आगे है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखिए किसान जो है, किसान अपने खेत में फसल का उत्पादन करते हैं क्योंकि उसकी मिट्टी जो है उसमें उर्वर होती है, उर्वरता उसमें बनी रहती है। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए या फिर उर्वरता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्मजीव का योगदान रहता है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जो है वह मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। हमारे पर्यावरण में जितने भी तरह की गंदी पदार्थ होती हैं, गंदी चीज होती है, उसका शुद्धिकरण कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। इस प्रकार कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे मित्र हैं और हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो ये इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, इसी के जरिए हम समझेंगे कि किस प्रकार ये सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं और हमें लाभ पहुंचाते हैं। आइए हम देखते हैं दही एवं ब्रेड के बनने में सूक्ष्मजीव का क्या योगदान रहता है। दूध का दही में परिवर्तन पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु की भूमिका होती है। चूंकि हम जानते हैं कि दूध से दही बनता है और दही के परिवर्तन होने में, यानी दूध से जो दही बनता है, इसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जिसका भूमिका रहता है। यानी अगर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होते तो हमें दूध से दही नहीं मिलती। यानी दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का भूमिका होता है। इसी प्रकार ब्रेड, केक, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु की भूमिका रहती है। तो जिस प्रकार दही बनने में जीवाणु की भूमिका है, ठीक उसी प्रकार ब्रेड, केक, पनीर या अन्य अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिसके उत्पादन में जीवाणु की भूमिका है। बगैर जीवाणु के वे सभी खाद्य पदार्थ हम बना नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि हमारे कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, कुछ ऐसे रोजगार हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण ही हो पाता है। अल्कोहल, शराब एवं
एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे अल्कोहल हो गया, शराब या एसिटिक एसिड, इस तरह के पदार्थ के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका होती है। बगैर सूक्ष्मजीव का ऐसे पदार्थ का उत्पादन संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के पदार्थ का जो हम उद्योग में उत्पादन करते हैं वह सूक्ष्मजीवों द्वारा ही संपन्न होता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए जो गेहूं, चावल या फलों में जो शर्करा मौजूद होती है उसी शर्करा से अल्कोहल या शराब का उत्पादन होता है। इसमें ईस्ट जो है, ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है, यह ईस्ट की भूमिका होती है और ईस्ट द्वारा ही यह पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग, देखिए कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन या दवाइयां देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। पेनिसिलिन या इसी तरह के जो दवा होती हैं इसका निर्माण सूक्ष्मजीवों के मदद से ही किया जाता है और ऐसे औषधि का जो स्रोत है वह सूक्ष्मजीव ही है। तो इसीलिए इस तरह की दवा यानी पेनिसिलिन या इसी तरह की जो दवा होती है उससे हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिन के अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन कुछ सामान्य प्रतिजैविक है। इस प्रकार के प्रतिजैविक का उत्पादन सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा रोल होता है औषध निर्माण उद्योग में। हमने टीका या वैक्सीन का नाम जरूर सुना है। टीका क्या है? इसका भी संबंध सूक्ष्मजीवों से ही है। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उन सूक्ष्मजीवों से लड़ते हैं। क्योंकि हमारा शरीर में एक तरह का प्रतिरक्षा तंत्र है और जब कभी भी कोई रोगाणु या रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह संपूर्ण तंत्र उन सूक्ष्मजीवों से लड़ते हैं और सूक्ष्मजीवों को मार गिराते हैं। शरीर को यह स्मरण रहता है कि अगर वही सूक्ष्मजीव भविष्य में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। हम कल्पना करते हैं कि अगर हमारे शरीर में कभी ना कभी कोई सूक्ष्मजीव प्रवेश किया है, कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश किया है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस सूक्ष्मजीव के खिलाफ लड़ा है और लड़ने के बाद यह भी स्मरण रखा है कि इस तरह के सूक्ष्मजीव से कैसे लड़ा जाए। यानी भविष्य में अगर उस तरह के सूक्ष्मजीव कभी भी हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करे तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको याद है कि इस तरह के सूक्ष्मजीव से कैसे लड़ा जाए। तो इस प्रकार का जो है एक्टिविटी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके वैक्सीन यानी टीका बनाया जाता है। यदि स्वस्थ शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुरूप लड़ना सीख जाती हैं। अब देखिए वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है। चूंकि हम पहले ही जाने हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई रोगकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है। तो टीका का कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले जिस रोग से व्यक्ति को बचाना है उसी रोग का रोगकारक सूक्ष्मजीव उसकी मृत अवस्था या फिर निष्क्रिय अवस्था यानी ऐसा सूक्ष्मजीव हम उसके शरीर में प्रवेश करेंगे जो या तो मृत हैं या फिर कमजोर हैं। तो ऐसा सूक्ष्मजीव जब हम उसके शरीर में व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते हैं तो व्यक्ति का शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह यह सीख जाता है कि इस तरह के सूक्ष्मजीव से कैसे लड़ा जाए और फिर सीखने के बाद ये उसके मेमोरी में रहता है कि भविष्य में अगर इस तरह के सूक्ष्मजीव कभी आए तो उससे कैसे लड़ना है हमें। इस प्रकार उस सूक्ष्मजीव के प्रति हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है कि एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है। अब जरा इसको हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में पोलियो का वैक्सीन दिया जाए
अगर वह बच्चे में पोलियो नहीं है, फिर भी अगर उसके शरीर में हम पोलियो का वैक्सीन देते हैं तो क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है कि पोलियो का जो वायरस है वह वायरस रहता है, वह कमजोर वायरस रहता है, यानी वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहता है। फिर जब वह वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो उस बच्चे का जो शरीर है उस वायरस के अगेंस्ट में एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कर लेता है, और भविष्य में इन फ्यूचर में जब कभी भी पोलियो वायरस उस व्यक्ति पर अटैक करेगा तो चूंकि उसकी प्रतिरक्षा तंत्र पहले ही डेवलप रहती है, इसीलिए उस व्यक्ति में फिर कभी पोलियो नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट है टीका यानी वैक्सीन का। तो हम कह सकते हैं वैक्सीन में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं। इस प्रकार टीका द्वारा अनेक बीमारियां जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि रोका जा सकता है। सूक्ष्मजीवों का अगला जो महत्वपूर्ण रोल है वह है कि ये सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए होता ऐसा है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पेड़ पौधे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है सीधा इसी रूप में उसको ग्रहण नहीं कर पाती हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये सभी जीवाणु या फिर नील हरित शैवाल नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे आसानी से अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीव जो है वह नाइट्रेट बनाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। पौधे नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पौधे जो हैं नाइट्रोजन को उसी रूप में अवशोषण नहीं कर पाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन के लिए वह नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। सूक्ष्मजीवों का महत्वपूर्ण रोल होता है पर्यावरण का शुद्धिकरण में। यह सभी सूक्ष्मजीव क्या करता है ना, पर्यावरण का शुद्धिकरण करता है। हम सभी अक्सर मृत जीवों, सड़ते हुए पादपों व जंतु को देखते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों ओर मरे हुए जानवर या फिर सड़ते पौधों से दुर्गंध निकलती है। कुछ समय बाद यह सभी दुर्गंधयुक्त पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। हम अक्सर देखते क्या है कि सभी दुर्गंधयुक्त पदार्थ कुछ समय के बाद उस जगह से विलुप्त हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी दुर्गंधयुक्त पदार्थ आखिर गए कहां? इसका कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर रोल आता है सूक्ष्मजीव का। सूक्ष्मजीव इस तरह के मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन कर देते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में खंडित कर देते हैं। यह सरल पदार्थ अन्य पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। देखिए जब ये सभी दुर्गंध युक्त पदार्थों को सूक्ष्मजीव अपघटन करके सरल पदार्थों में विभाजित कर देते हैं, उसके बाद ये सभी सरल पदार्थ अन्य पौधे उपयोग कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सूक्ष्मजीव जो है वह दुर्गंध युक्त पदार्थ को कन्वर्ट कर देता है एकदम सिंपल सब्सटेंसेस में। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्मजीव जो है वह किस प्रकार पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अब तक हमने जो चर्चा किया उसमें हमने देखा कि किस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक है और ये सभी सूक्ष्मजीव हमें लाभ पहुंचाते हैं और हमारे मित्र हैं। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीव कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और हमारे शत्रु हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक सूक्ष्मजीव कहते हैं। इस तरह के रोगाणु हमारे शरीर में श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा या भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं।
सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। देखिए होता क्या है कि एक संक्रमित व्यक्ति से सूक्ष्मजीव एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। कैसे? वायु द्वारा या जल द्वारा या भोजन द्वारा या फिर फिजिकल कांटेक्ट द्वारा। ऐसे रोगों को संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं मनुष्यों में सामान्यतः कौन कौन से संचरणीय रोग हैं, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस है। पहला है हैजा, जिससे कॉलेरा कहा जाता है। अगला है सामान्य सर्दी जुकाम, जिससे हम इंग्लिश में कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार चिकन पॉक्स जो है वह भी एक संचरणीय रोग है। इसके अलावा क्षय रोग, जिससे हम टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार संचरणीय रोगों के कुछ उदाहरण है। अब हमारा अगला टॉपिक है रोग वाहक। क्या होता है रोग वाहक? कुछ कीट एवं जंतु रोगकारक सूक्ष्मजीवों का वाहक होता है। कुछ ऐसे कीट हैं या फिर ऐसे जंतु हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में लाते हैं। ऐसे जीवों को रोगवाहक कहते हैं। रोगवाहक का सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वह है घरेलू मक्खी। मक्खी एक रोगवाहक जीव है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि भोजन को अगर खुले में रख दिया जाए तो उसमें मक्खियां आकर बैठेगी और फिर सूक्ष्मजीव उसमें संदूषण कर देंगे और फिर वही भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी प्रकार मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। चूंकि हम जानते हैं कि मलेरिया एक बीमारी है, एक घातक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, और ये प्लाज्मोडियम का रोगवाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर से एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मलेरिया जो है एक घातक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। डेंगू का जो वायरस होता है उसका वाहक होता है मादा एडिस मच्छर। आइए अब हम देखते हैं मनुष्यों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात कि क्षय रोग जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु द्वारा होता है यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है, और क्षय रोग का जो संचरण होता है वह वायु द्वारा होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जो है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार खसरा यानी मिजल्स जो है ये भी एक सामान्य रोग है जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। अब सवाल यह उठता है कि खसरा यानी मिजल्स किसके द्वारा होता है? तो खसरा होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा, और खसरा बीमारी का संचरण वायु द्वारा फैलता है। अगला सामान्य रोग है चिकन पॉक्स, और ये चिकन पॉक्स जो है ये वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है, और चिकन पॉक्स का संचरण का जो तरीका है वह दो तरीके से हो सकता है, या तो वायु द्वारा होगा या फिर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा होगा। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति को कांटेक्ट में ले लेता है तो वैसे स्थिति में भी चिकन पॉक्स होने का संभावना रहता है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी एक बीमारी है जो संक्रमण के कारण यानी सूक्ष्मजीवों के कारण ही होता है, और पोलियो का कारण है विषाणु यानी वायरस, और पोलियो के संचरण का जो तरीका है वह वायु या जल दो तरीके से होता है। ठीक उसी प्रकार हैजा यानी कॉलेरा जो है ये भी एक बीमारी है जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है, और हैजा उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और हैजा जो है ये किस तरीके से संचरण होता है? हैजा संचरण दो तरीके से हो सकता है, या तो संदूषित जल के सेवन से या फिर संदूषित भोजन लेने से होता है।
नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है, और टाइफाइड जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल द्वारा होता है, यानी जल द्वारा इस बीमारी का संचरण होता है। हेपेटाइटिस ए जो है ये खतरनाक बीमारी है जो विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलता है, और इस तरह के बीमारी का संचरण होता है जल द्वारा, यानी जल ही वह माध्यम है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वह बीमारी के चपेट में आ जाता है। अगला बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, एक प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है, और इस तरह के बीमारी का संचरण होता है मच्छर के द्वारा, यानी मच्छर जो है वह एक रोगवाहक है, और ये मच्छर जो है एक संक्रमित व्यक्ति से प्लाज्मोडियम को लेकर एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में डाल देता है, और इसी के कारण ये मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अब तक के डिस्कशन में हमने देखा कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं, कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा मनुष्यों एवं मवेशियों में होता है। एंथ्रेक्स जो है ये एक खतरनाक बीमारी है जो जीवाणु द्वारा होता है, और ये एंथ्रेक्स बीमारी मनुष्य में भी हो सकता है और मवेशियों में भी हो सकता है। इसी प्रकार गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मवेशियों में यानी गाय में खुर और मुंह का रोग किसके कारण होता है, तो उसका सही जवाब क्या है, वायरस यानी विषाणु के द्वारा। हमारा अगला टॉपिक है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सामान्य पादप रोग के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि नींबू कैंकर। नींबू कैंकर जो है वह एक सामान्य पादप रोग है, और ये रोग जो है ये रोग होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। और ये नींबू कैंकर जो बीमारी है ये पौधों में कैसे होता है, इसका संचरण कैसे होता है, ये बीमारी का संचरण होता है वायु द्वारा। अगला पादप रोग है गेहूं की रस्ट। ये जो बीमारी है ये गेहूं के पौधों में होता है, और इसका कारण है कवक यानी फंजाई। फंजाई के कारण ही गेहूं में गेहूं की रस्ट नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का संचरण दो तरीके से हो सकता है, या तो वायु द्वारा बीमारी का संचरण होता है, या फिर संक्रमित बीज के उगाने से यह बीमारी हो जाता है। अगला बीमारी का नाम है भिंडी की पीत। ये बीमारी जो है ये बीमारी होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा। भिंडी की पीत नामक ये बीमारी जो है वह भिंडी के पौधों में होता है, और इसका संचरण का तरीका है कीट, यानी कीट द्वारा ये बीमारी जो है स्वस्थ पौधों में हो जाता है। ये कीट जो है ये वेक्टर होता है, यानी एक संक्रमित पौधे से एक स्वस्थ पौधे में विषाणु को लाने का काम कीट ही करता है। इस चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? ये एक बीमारी है जिसकी चपेट में हम कभी कभार आ जाते हैं। कभी कभी सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को संदूषित करके उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे भोजन में सूक्ष्मजीव आकर आक्रमण कर देते हैं, और वे सूक्ष्मजीव हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करके छोड़ देते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो खाद्य विषाक्तन में जो विषैले पदार्थ सूक्ष्मजीव उत्पन्न कर देते हैं, ये पदार्थ इतने विषाक्त होते हैं कि व्यक्ति जब इसका सेवन कर लेता है तो वह भयंकर रूप से रोगी हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी को खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग कहा जाता है।
यानी जब सूक्ष्म जीव हमारे भोजन पर आक्रमण करके उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न करके छोड़ देते हैं और उसके सेवन से हम बीमार हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अतः भोजन को सूक्ष्मजीवों से संतुषण होने से बचाना आवश्यक है। तो यही कारण है कि हमारे भोजन को सूक्ष्मजीवों के संदूषण से बचाना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से सूक्ष्मजीवों का आक्रमण से अपने भोजन को नहीं बचाएंगे तो फिर हम भयंकर रूप से बीमार हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन। अब आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है खाद्य परिरक्षण। अगर हम खुले एवं नम स्थान पर ब्रेड के टुकड़े को रखते हैं तो इस पर बहुत जल्द कवक आक्रमण कर देते हैं। यह हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम खुले स्थान पर और नमी वाले स्थान पर अगर एक ब्रेड के टुकड़े को रख देते हैं तो बहुत जल्द यानी एक दिन के बाद ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर कवक उग आते हैं, यानी उसके ऊपर जो है कवक आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण इसका रंग, रूप और स्वाद खराब हो जाता है। तो जब इस ब्रेड के टुकड़े पर कवक आक्रमण कर देते हैं तो ये ब्रेड के टुकड़े का रंग, रूप खराब हो जाता है और उसका स्वाद जो है वह भी तीखा हो जाता है। परंतु आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है और हम देखे हैं कि जो आम का अचार हम घर में बनाते हैं वह महीनों बाद भी वह खराब नहीं होता है, वह वैसे के वैसे ही रहता है, यानी वह सुरक्षित रहता है। तो आखिर क्या कारण है कि आम का अचार काफी लंबा समय बीतने के बाद भी खराब नहीं होता है? नमक, चीनी एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। देखिए होता क्या है कि अचार जो है उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है और खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी के कारण इसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। और ये जो पदार्थ हैं जैसे नमक, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि, ये सभी पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो उसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। और अचार में जो है, अचार में तेल या फिर नमक होने के कारण ये खराब नहीं होते हैं या फिर सूक्ष्मजीव इसमें आक्रमण नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। ये जो पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, ऐसे पदार्थ को हम परिरक्षक के नाम से जानते हैं। परिरक्षक का सबसे सामान्य जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इत्यादि। तो ये जो केमिकल है, ये जो रासायनिक पदार्थ है जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अगर हम देखेंगे कि जैम और स्क्वैश में संदूषण नहीं होता है, ये बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, जिसका कारण यही है कि इस सभी पदार्थ में सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जा सकता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाता है। अब हम पढ़ेंगे दूध का पाश्चरीकरण। यह हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि दूध का पाश्चरीकरण क्या होता है। दूध को उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। देखिए दूध को जो है बिना गर्म किए, बिना उबाले हम उसको पी नहीं सकते हैं। अगर हम उसको बिना उबाले पी लेते हैं तो यह हमारे सेहत के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि दूध में हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या अधिक होती है। इसीलिए जब कभी भी हमें दूध पीना हो तो उससे गर्म करके या फिर उससे उबाल कर ही पीना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और हमारे सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करें कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, यानी पैकेट बना लेते हैं, तो ऐसा अगर करते हैं तो उसमें फिर सूक्ष्मजीव जो है उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है।
यानी वैसे दूध में जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस विधि को पाश्चरीकरण कहते हैं, यानी दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक के गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा करके जब उसका हम भंडारण कर लेते हैं, पैकेट बना लेते हैं, तो इस विधि को पाश्चरीकरण कहते हैं। अगर हम किसी भी दूध का पाश्चरीकरण कर लेते हैं तो उस दूध में फिर सूक्ष्मजीव नहीं पनप सकते हैं। तो इस प्रकार ये पाश्चरीकृत दूध जो है हमें प्राप्त होती है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। देखिए, मार्केट में जो भी हम प्लास्टिक के थैलियों में जो हमें दूध मिलती है, यह पाश्चरीकृत दूध है और इस दूध को हम बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका पाश्चरीकरण पहले ही कर लिया गया है और ऐसे पाश्चरीकृत दूध में सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे दूध को हम बिना उबाले ही पी सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इससे पाश्चरीकरण कहते हैं। अब ये जो विधि है इसका नाम पाश्चरीकरण क्यों पड़ा? कारण यही है कि इस विधि की खोज लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उनके सम्मान के लिए इस विधि का नाम पाश्चरीकरण रखा गया है। हमारे लिए अगला टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल। ये हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा क्या है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78 होती है, यानी वायु में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21 होता है। ठीक इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। इसके बाद बाकी जो गैसें हैं, अन्य गैसें, उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब हम नाइट्रोजन चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। पौधों एवं जंतुओं के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। इस धरती पर जितने भी पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं, सभी के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का एक अवयव ही होता है नाइट्रोजन। बहुत से ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ हैं जो नाइट्रोजन के बिना जिसका होना संभव ही नहीं है। परंतु जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है, 78% होती है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद इस नाइट्रोजन को हम सीधे तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि मिट्टी में कुछ लाभदायक जीवाणु होते हैं या फिर नील हरित शैवाल होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों की जड़ें अवशोषित कर लेते हैं। देखिए, जो भी जीवाणु होते हैं, लाभदायक जीवाणु या फिर नील हरित शैवाल मिट्टी में, वे सभी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं और पौधे जो हैं इसी नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर सकते हैं और ये अवशोषित करके अपनी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। लेग्यूम पौधों यानी दलहन पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जितने भी दलहन पौधे हैं जैसे मटर, चना, अरहर, सोयाबीन इत्यादि, ये सभी पौधों को लेग्यूम पौधे या फिर दलहन पौधे कहा जाता है। तो इन सभी पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं, नोड्यूल्स होती हैं और इसी के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब ये जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, ये क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसको फिर उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं।
जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और भूमि की जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह भी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण होता है। इसके अलावा कभी कभी आसमान में त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आसमान में कभी कभी क्या होता है कि जब विद्युत चमकती है तो वैसी स्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन गैस जो है वह उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाते हैं और फिर वर्षा के जल के साथ वह धरती पर आ जाते हैं और पौधे उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर उल्टा काम होता है कि जब पौधे या जंतु मर जाते हैं तो वैसे स्थिति में उनके शरीर में जो नाइट्रोजन यौगिक रहता है उसको सूक्ष्मजीव, जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं या फिर कवक होते हैं, वह वैसे यौगिक को विखंडित कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है और नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह न तो बढ़ती है और न ही घटती है, बल्कि स्थिर रहती है और इस प्रकार नाइट्रोजन गैस जो है वह पूरे चक्र में चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र जो है वह चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने क्लास 8 साइंस की चैप्टर 2 को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और अगर इस वीडियो को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।